तो कहता अच्छा कह रहा मेरे साथ चलो। और मेरे को पता नहीं कौन से रास्ते, मैंने बताया कि गलती मेरी थी कि मैंने, और लो अभी ट्रेन में घुसे हैं। और फिर एक सम टाइम जो है एयरलाइन वाले बहुत रूड हो जाते हैं, सीधा कोई काम नहीं करते जापानी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद पीछे रह गया जापानी इन चीज़ों में। भाई कमाल हो गया। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये कई बारी भाई पैसे वगैरह खा जाती है। और ये देखते हैं कि पहले उतरने वाले को उतरने देंगे या नहीं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही ना अभी एक बंदा मिल गया मुझे, और वो बांग्लादेश से था। आते ही पूछा, हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो को देख के शायद आपको पता लग गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं अभी जापान, और इस वक्त हम हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर, जहां से हम लेंगे जापान टोक्यो के लिए फ़्लाइट। और ये जो फ़्लाइट है वो है 11 घंटे कुछ मिनट की, 6-7 मिनट की है। और इस फ्लाइट के लिए जो फेयर हमें पड़ा यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से वन वे टोक्यो का, वो था 31,000 इंडियन रुपीज़। मैं 31,000 बता रहा हूँ क्योंकि यूएस डॉलर में था। जो भी कन्वर्जन हुआ मेरे कार्ड से, जो भी चार्ज हुआ वो 31,000 हुआ। उसके बाद यहाँ पर आकर इन्होंने थोड़ा सा बैगेज वगैरह का भी चक्कर किया। उसमें मेरी गलती थी क्योंकि इन्होंने 2 बैगेज लिखे हुए थे कि 2 हैंड कैरी आप कर सकते हो, और वन जो था वो था चेक इन बैगेज, वो था 30 केजी। बट 2 हैंड कैरी मुझे लगा चलो 8-8 केजी के या 7-7 केजी के होंगे। बट वो लगा वाला सिस्टम ना बहुत बार गलत हो जाता है। तो भैया आप कभी भी एयरलाइन वगैरह की टिकट बुक करें तो ये लगा वाला सिस्टम जो है वो हटा दिया करो, क्योंकि यहाँ पर जब एयरपोर्ट पे आप पहुँचते हो तो सम टाइम जो है एयरलाइन वाले बहुत रूड हो जाते हैं। और आजकल ना इनकी कमाइयाँ भी इन्हीं से ही हैं, बैगेज वगैरह की कमाइयों से ही हैं। टिकट बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं कर सकते, तो हमेशा ध्यान रखना है रूल को। तो मेरे को $95 और पे करने पड़ गए, और हमें एक अलग से चेक इन बैगेज खरीदना पड़ गया। मैंने बताया कि गलती मेरी थी कि मैंने एयरलाइन का वो बैगेज की छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि 2 बैग तो हैं, लेकिन दोनों का वेट जो है हैंड कैरी का, वो दोनों का 7 केजी होना चाहिए, और मेरे पास जो वेट था वो 16 केजी के आसपास था। तो खैर कोई नहीं, हम चल रहे हैं जापान, तो मज़ा आएगा। जापान की घूमेंगे गलियाँ और देखेंगे एक टेक्नोलॉजी की दुनिया। बोर्डिंग हमारी हो गई है शुरू। फ़्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है, और ये फ़्लाइट है जीपीएयर 7878। फ़्लाइट की बात करूँ तो कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन यहाँ पर नहीं है जो हमारी ट्रेडिशनल फ़्लाइट होती है जिस तरह से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भाई इन फ़्लाइट वाईफाई, फ्री इंटरनेट। चेक करते रहेंगे कि ये चलेगा या नहीं, बट भाई जापान की फ़्लाइट है, चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये चलेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं जापान, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है। मैं पहले भी जापान गया हुआ हूँ एक बार 2016 में आई थिंक, और इसके नीचे देखो जो है वो चार्जिंग पोर्ट वगैरह दे रखा है, तो डायरेक्ट जो है डॉक्टर लग के चार्ज हो जाएगा, जिससे सुपर फास्ट चार्जिंग होगी। और ये है इंटरनेशनल सॉकेट, तो इंटरनेशनल सॉकेट में कोई भी अपने पास अडप्टर होगा वो फिट हो जाएगा। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वाइड नहीं है, बट हाँ मैं बैठा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि अनकंफर्टेबल होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैं यूएस से जब निकला सिक्योरिटी करा के, तो वहाँ कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, कहीं भी मेरा पासपोर्ट नहीं दिखा, कोई स्टैम्प नहीं लगी आउट की। तो कभी भी फर्स्ट टाइम कोई यूएस आए तो भाई यूएस में आउट का इमिग्रेशन नहीं होता है, कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगती। डायरेक्ट बस आपने चेक इन किया, देन सिक्योरिटी की, और सीधा फ्लाइट की तरफ। कोई इमिग्रेशन काउंटर वगैरह कहीं नहीं होता। तो ध्यान रखना जो भी फर्स्ट टाइम यूएस आ रहा हो। भाई जापान की टेक्नोलॉजी का जलवाना यहीं से दिखने लग गया। अभी ये जो ग्लास था ना, ये विंडो जो ग्लास देख रहे हो आप, ये वाइट था। जैसे ही फ्लाइट टर्न हुई है थोड़ी सी, वो अपने आप ही टिंटेड हो गया है, अपने आप ही ब्लैक हो गया। कमाल है। और देखो दूसरा वाइट है, कुछ वाइट है, तो जैसे भी फ्लाइट अगर टर्न हो रही है ना, धूप के हिसाब से अपने आप ब्लैक और वाइट करे जा रहा है। तो देखो ये वाले पे देखो, और अगला देखो। लो भाई फ्लाइट होने लगी है टेक ऑफ, तो बाय बाय यूएस को। 3:40 का टेक ऑफ था, और 4:17-18 हो गए। तो फ्लाइट जो है भाई वो आधे घंटे से भी ज़्यादा लेट है, लेकिन शायद लैंडिंग जो होगी वो टाइम से हो जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया है, और ये देखो जापान जापान है। हम यहाँ पर अपना फ़ोन रख के कुछ भी देख सकते हैं, और स्टैंड इतना बढ़िया है कि अगर वैसे नॉर्मल स्टैंड होगा तो फ़ोन गिरता है, अपना स्टैंड लेके आए तो गिरता है, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंड इन्होंने दे रखा है। दूसरा जो ये पोर्ट था, जो ये सॉकेट है, इसमें भैया इंडिया वाला जो एडोप्टर है वो नहीं लग रहा है, इसमें जैपनीज एडोप्टर ही लगेगा। और उसके अलावा जापान तो बहुत आगे पहुंच गया मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी ये इमिग्रेशन के फॉर्म दे गए हैं, और इमिग्रेशन के फॉर्म पता नहीं कितने साल बाद मैं भरूंगा, बट कहीं ना कहीं शायद पीछे रह गया जापान इन चीज़ों में। और उसके अलावा 11 घंटे की फ़्लाइट में
पानी भी फ्री नहीं है, जो कि एक बेकार बात है भाई। एयरलाइंस को ना एटलीस्ट पानी, जो कि एक बेसिक नीड है, वो फ्री में देना चाहिए। लेकिन इस जो एयरक्राफ्ट में, जिप एयर में, जो पानी है वो भी परचेज़ करना पड़ेगा। खैर मेरे पास एक बॉटल पानी है, लेकिन 11 घंटे आप एक बॉटल से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है भाई, जो एयरलाइंस हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए प्लीज़। कोई भी एयरलाइन वाले देख रहे हो तो यार एटलीस्ट पानी ज़रूर दो। खाना पीना कोई बात नहीं, मत दो। 40,000 रुपये की टिकट ली है सैन फ्रांसिस्को से। इंडिया की टिकट जो थी एयर इंडिया पे अगर मैं जाता तो 38,000 रुपये की मिलती, और एयर इंडिया बढ़िया खिलाते पिलाते ले जाते हैं और मैं दिल्ली पहुंच जाता। ये मैं जापान जा रहा हूँ और 40,000 रुपये भरे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा। अगर किसी को बेसिक नीड नहीं मिलती तो गलत है। तो भाई लगभग 11 घंटे बाद ऑन टाइम शाम के 7:30 बजे हम उतर गए हैं जापान की राजधानी टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पर। और अगर बात करें एयरलाइन की, तो इकोनॉमी क्लास के हिसाब से एयरलाइन ठीक थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि खाना पीना पानी वगैरह कुछ उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन जो कैबिन क्रू थे वो बहुत बढ़िया थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। इवन मैंने पानी के लिए उन्हें बोला जब, तो उन्होंने मुझे एक बॉटल पानी भी दे दिया ला के। तो ओवरऑल ठीक रहा एक्सपीरियंस एयरलाइन के साथ। भाई कमाल हो गया। मतलब कि सबसे पहले तो इमिग्रेशन में इतनी लाइन थी लंबी, और वो ऐसे ख़त्म हुई लाइन। बहुत जल्दी इमिग्रेशन किया और इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, बस पासपोर्ट देखा, वीज़ा मेरे पास था और अंदर आने दिया। और यहाँ आते ही लगेज बेल्ट पे ही थे, और अभी हमें लैंड हुए 25 मिनट हुए और 25 मिनट में बेल्ट से मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है। नाइस एक्सपीरियंस। और आगे देखते हैं कैसा रहने वाला है सब कुछ। कस्टम क्लियरेंस करा के हम आ गए हैं बाहर, और ये है टोक्यो एयरपोर्ट के अराइवल का नज़ारा। और ट्रेन्स, बसेस, सब कुछ यहाँ से जाता है। और सामने दिख रहा है हमें विजिटर सर्विस सेंटर। चलते हैं वहाँ से आगे अपना रूट पूछ लेते हैं हमने कैसे कैसे जाना है। वैसे तो मुझे पता है कि ट्रेन जाती हैं जहाँ मुझे जाना है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। विजिटर सर्विस सेंटर पे जाते जाते हम पहुँच गए हैं पहले सिम कार्ड के ऑफिस में। और ये है यहाँ पर सिम के रेट, डेटा के रेट। अपने होटल तक जाने के लिए हमने ले ली है ट्रेन। और मेरे को ना जापान हर बार अमेज करता है। अब ये पता नहीं क्या लगा हुआ है यहाँ पर ट्रेन के बाहर ही। और ये भैया गुत्थी सुलझाना, किसी को पता हो तो। मुझे नहीं समझ आ रहा ये है क्या। और ट्रेन का टाइम होने वाला है, हम चलते हैं ट्रेन में बैठते हैं और बताता हूँ आगे कैसे कैसे हमने टिकट ली, कैसा रहा ट्रेन तक पहुँचने तक का सफ़र। और लो अभी ट्रेन में घुसे हैं और फिर एक नई चीज़ देखी। मैंने बताया ना जापान हमेशा से अमेज़ करता रहा है मुझे। और मैंने एक पंगा ले लिया था अभी कि मैंने ना इसको चेक करने के लिए बटन वगैरह दबा दिया ऐसे ही, और मेरा जो लगेज है वो लॉक हो गया। अभी देखो लॉक हो गया। और थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है, घबराना नहीं है कभी भी कहीं। ये मैंने नंबर एक ही डाल दिया था सिंगल, तो ये नंबर डल गया। और अब ओपन करने के लिए ये ओपन हो गया। तो यार ये लॉक की सुविधा दे रखी है भैया, लॉक करना है तो कोई भी नंबर दबाओ, लॉक हो गया। अब ये लॉक हो गया यहाँ पर, ठीक है, सेफ्टी हो गई। इस वाले को भी अगर लॉक करना है हमने तो इसे ओपन करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, कहीं भी डाल देंगे ताकि ये कोई लेके ना जा सके। और यहाँ पे करा, और लॉक के लिए हमने मान लो एक कोई भी 2 नंबर दो और लॉक कर दिए। अभी नंबर हमें ही पता है तो हम ही ओपन कर पाएंगे इसको। और अब थोड़ा सा निफराम रहेंगे, है ना, नहीं तो पीछे ध्यान रहता है, देखते रहते हैं। हालांकि जापान बहुत ही सेफ जगह है, पर फिर भी भाई कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। अब आराम से बैठते हैं, सीट्स वगैरह बहुत खुली लग रही हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं। एटलीस्ट फ्लाइट से बड़ी सीटें हैं। और ये है JR लाइन टोक्यो की। लो भाई ये भी गुत्थी सुलझ गई। मतलब कि जब ट्रेन चलने वाली होगी तो ये जो ऊपर वो लगा हुआ था कर्टेन सा तारों का, वो आगे आ गया है। और अब ट्रेन चलेगी तो अब कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। लो ट्रेन चल पड़ी है भाई, कमाल है। ओ भाई 20:44 की ट्रेन थी, 20:43 पे ही चल पड़ी है। ये तो बात ठीक नहीं है यार, कोई 1 मिनट आगे पीछे हो जाता तो गया था। तो भाई जापान आओ तो टाइम से ज़रा ट्रेन पे पहुंच जाना। 1 मिनट पहले ही चला दी भाई ने ट्रेन। और अगर यकीन ना आ रहा हो तो ये टाइमिंग देख लो, 20:44 मतलब 8:44 की टाइमिंग थी। और हमें जो टिकट का फेयर पड़ा है वो हमारे होटल तक जो है वो पड़ा है 3250 जापानीज येन। जापान की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। और एक अगर भारतीय रुपए की बात करूँ तो एक भारतीय रुपए में 2.25 जापानीज येन मिल जाते हैं। तो जापानीज येन जो है वो भारत की करेंसी से मतलब वैसे नीचे है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 के 2.25 मिलते हैं, एक भारतीय रुपए के 2.25 जापानीज येन मिलते हैं। तो जो ये हमें टिकट पड़ी है
वो 1856 भारतीय रुपए मेरे अकाउंट से कटे हैं इन टिकट्स के लिए। और एयरपोर्ट से लेके होटल तक का जो सफ़र है वो होने वाला है 1.5 घंटे का। और होटल क्या मैंने बुक कराया है इस बार कैप्सूल एक, क्योंकि बहुत सालों से हम जापान को देख रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो कैप्सूल हॉस्टल मान लो, होटल मान लो, उनका चलन है, तो हमने भी इस बार बुक कराया है एक कैप्सूल होटल, वहाँ पर रहने वाले हैं हम। अगर टिकट परचेज की बात करूँ तो एयरपोर्ट से जीआर लाइन की तरफ जाते हुए टिकट काउंटर बीच में आ गया था, जहाँ से हमने डायरेक्ट टिकट परचेज कर ली। और जो वहाँ पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठे थे उन्होंने बहुत ही प्यार से डील की, सारी बात समझाई, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म से जाना है, कैसे यूज़ करनी है ये टिकट, तो बहुत ही आराम से बात हुई। उसके अलावा भी अगर डायरेक्ट वहाँ पर कस्टमर केयर पे नहीं भी जाता मैं, तो भी वहाँ पर मशीन्स लगी हुई थी जहाँ से हम अपनी टिकट परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और सुविधा के नाम पे जीआर ईस्ट में है फ्री वाईफाई भी, जो कि मैंने चेक किया, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कनेक्शन अनसिक्योर्ड है। और जापान अमेज कैसे करता रहा है मैं बता रहा हूँ, बड़ी 2-3 बातें मुझे याद है जापान को लेके। पहली तो मुझे याद है कि 2016 में मैं जापान आया था फैमिली के साथ, तो हमने होटल में, हम आसाकुसा एरिया में रुके थे, तो हमने होटल में मंगाई प्रेस। और भाई साहब 3 दिन लग गए उस प्रेस को समझने में कि प्रेस है क्या, मतलब आयरन कपड़े प्रेस करने थे। 3 दिन समझ नहीं आया। फिर पहले तो शर्म आती रही यार कैसे पूछें, लेकिन शर्मा के काम बन नहीं रहा था, तो उनसे पूछ लिया होटल में जो वेटर वगैरह जो आए सर्विस वाले, उनसे पूछा कि भाई कैसे ये प्रेस चलेगी, तो उन्होंने बताया उसमें 10 से 12 तो बटन थे प्रेस में, क्या दबाए क्या नहीं। खैर फिर मैं वॉशरूम में जब जाता था, बाथरूम के बाहर एक चीज़ सी लगी होती थी, तो 3 दिन बाद, फिर मतलब मैं 7 दिन रहा था, फिर 1-2 दिन बाद उनसे पूछ लिया कि यार ये क्या है अब। तो कहते जी ये ना आप जब नहाने जाओगे तो अपनी पैंट है जो भी जीन वगैरह है आप इसमें रख के इसे प्रेस कर दो, तो आपकी जीन प्रेस मिलेगी जब तक आप बाहर निकलोगे। उसके बाद वॉशरूम में जब मैं गया तो मैंने वो बटन वाली टॉयलेट सीट्स पहली बार देखी थी, वो देखा कि ये क्या ड्रामा भाई। उसके बाद टूथपेस्ट भी निकालने के लिए, मतलब टूथपेस्ट भी ब्रश पे लगाने के लिए भी मशीन थी यहाँ पर 10 साल पहले तक, और अब ये चीज़ें सारी देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जापान जो है अमेज़ करता रहा, मज़ा आता है। और टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं ये, मतलब 3-4 चीज़ें तो ये तो मैंने आपको बताई, ये तो एक होटल के रूम की हैं। उसके अलावा भी 1-2 किस्से हैं जो याद आते रहेंगे, आगे जब घूमेंगे तो बात करते रहेंगे उनके बारे में। भाई लगभग 1.5 घंटे में पहुंचा हूं मैं शिंजुकू। शिंजुकू जो है वो एक मेन एरिया है टोक्यो जापान में, जिसके पास हम रुकने वाले हैं। और ट्रेन की जर्नी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रही। और ट्रेन जो है वो लास्ट ट्रेन एयरपोर्ट से चलती है 9:45 रात को, और सुबह 7-7:30 स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये लास्ट ही ट्रेन है जो वापसी अब जारी होगी, और फिर वहाँ से एयरपोर्ट से चल पड़ी होगी। तो यहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से यहाँ रात को 9:45-10 बजे तक ही सर्विस है। शिंजुकू स्टेशन से हम जा रहे हैं दूसरी मेट्रो पकड़ने, लेकिन रास्ते में देखिए ये वेंडिंग मशीन्स जो कि बहुत ही फेमस है जापान में। हम लोग इन्हें देखते आए हैं जापान के नाम पे। ये देखो कितनी सजा के लगा रखी है ना चीज़ें। ये खाली डिस्प्ले आई थी, क्योंकि ऐसा तो आएगा नहीं, ये इन्होंने खाली डिस्प्ले के लिए ना पेपर लगा रखे हैं। और ये देखो रेड बुल को देख लो, खाली फ़ोटो लगा रखी है इनकी, लेकिन ये कई बारी भाई पैसे वगैरह खा जाती है। तो कोई भी नई चीज़ जो है इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा ढंग से जांच लें उसको। वेंडिंग मशीन्स के अलावा स्टेशंस पे होते हैं लॉकर भी। तो अगर जापान में टोक्यो में ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो ये स्टेशंस के जो लॉकर हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। कहीं आना जाना हो शॉर्ट ट्रिप के लिए, तो स्टेशन पे यहाँ सामान रखो, आगे चले जाओ, फिर आके अपना सामान ले लो। हाँ, और मेरी तरह कुछ ज़्यादा सामान हो तो फिर ये काम शायद ही आए। ट्रेन आ गई और डिसिप्लिन देख लो, लोग कैसे लाइन में खड़े हुए हैं। देखो येलो लाइन का मतलब येलो लाइन है, उससे आगे कोई नहीं जा रहा। और ये देखते हैं कि पहले उतरने वाले को उतरने देंगे या नहीं। ये देखो कैसे साइड में लग गए। अरे वाह यार, वाह वाह, देखो कितनी तसल्ली से सब लोग बाहर आ रहे हैं और फिर लोग अंदर जाएंगे। अब मैं ये बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब भी मैं अपनी दिल्ली मेट्रो में सफ़र करता हूँ ना कई बार, तो भाई साहब वो दिन ही ख़राब सा हो जाता है। देखो कैसे लोग तसल्ली से अंदर जा रहे हैं, एक एक आदमी बाहर निकल गया उसके बाद जा रहे हैं। उधर देखो, उधर अगर नहीं निकले लोग तो लोग अभी लाइन में खड़े ही हैं। चलो भाई चलते हैं, कोई नहीं, हमारे भी लोग सुधरेंगे ये चीज़ें देख के, देखें और भाई सुधरें। और ये है जापान टोक्यो की मेट्रो का नज़ारा। और हमने जाना नेक्स्ट स्टेशन में, इंग्लिश में भी लिखा रहा है और जापानीज़ में भी लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी तक तो कोई परेशानी हुई नहीं पढ़ने में। तो ट्रेन से हम उतर गए हैं और सबसे पहले देखो कहाँ नजर गई, बम्बू टेस्ट ऑफ हिमालय और गोलगप्पों पे। आ जाओ जी जापान। और उसके अलावा सारी जगह वेंडिंग मशीन दिख रही हैं मुझे, और बोर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं जो ज़्यादातर जापानीज़ में ही लिखे हुए हैं,
और होटल के नाम जो है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और जहाँ हम रुकने वाले हैं वो जगह भी यहाँ से बिल्कुल पास नहीं है। तो हम पैदल चलते हैं और अब होटल में जाकर जो हमने बुक कराया है कैप्सूल रूम उसे देखते हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही ना अभी एक बंदा मिल गया मुझे, और वो बांग्लादेश से था। आते ही पूछा कैसे आए हो, मैंने कहा वही आया हूँ। कह रहा फर्स्ट डे है, कहा कह रहा पहली बार आया हूँ, कहा फोन मिलाने लग गया। और अभी शायद मिलेगा तो मुझे बोला कि भाई अभी बताता हूँ आपको। पहले तो बाहर का सीन देख लेते हैं। निकलते ही थोड़ा हैपनिंग सा एरिया है, और मुझे ऐसे एरियाज पसंद हैं जहाँ पर थोड़ी चहल पहल हो। और रात के बज गए हैं लगभग 10:30, और 10:30 बजे भी यहाँ अच्छी चहल पहल है, तो एक तो एरिया ठीक लग रहा है। तो वो बांग्लादेशी मुझे बोला, कहता होटल कर लिया। मैंने कहा यार अभी देखूंगा। तो कहता अच्छा, कह रहा मेरे साथ चलो। और मेरे को पता नहीं कौन से रास्ते ले जा रहा था, अभी तक वो नीचे नहीं आया है, मुझे किसी और ही रास्ते ले जा रहा था। तो भाई कभी लोग अच्छे भी मिल जाते हैं और कभी भी गलत भी मिल जाते हैं। थोड़ी अपनी कॉमन सेंस का ध्यान रखना है कभी भी, क्योंकि उस वक्त जो भी ठगने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको आसानी से पहचान जाते हैं कि आप अभी नए एंट्री कर रहे हो शहर के अंदर। लो भाई पहुंच गए हम अपने कैप्सूल होटल के रिसेप्शन पे, और बिल जो है वो 2 रातों के लिए 10,362 जापानीज येन, लगभग भारतीय 6,000 रुपये। और ये है रिसेप्शन। 2 रातों के लिए अभी बुक किया। मैंने कहा पता नहीं रहा जाएगा या नहीं रहा जाएगा, बट हॉस्टल की तो थोड़ी सी आदत हो गई है। और ये भी कुछ नया था, हमेशा सुनते थे जापान के बारे में, कैप्सूल होटल्स वगैरह के बारे में, और पहली बार कोई हॉस्टल टाइप ऐसी जगह दिखी है जहाँ पर स्लीपर और टॉवल दे रहे हैं, और कह रहे हैं रोज़ आप ले सकते हो स्लीपर और टॉवल नया। और ये की है। और इसके अलावा देखो एक बहुत बढ़िया चीज़, ये देखो ये सब कुछ फ्री है, मतलब यूज़ करने के लिए है। पेस्ट ब्रश, और ये शेवर, ये आई मास्क, ये भाई साहब ईयरबड्स, और ये स्नोरिंग वाले भी। वाह कमाल। चलो ले लेते हैं एक एक, सब कुछ काम आएंगे। और शायद ये भी है भाई, जो नाइट सूट भी है, ले जाया जा सकता है, मतलब लेके जाया नहीं जा सकता, यूज़ किया जा सकता है। गुड है। उसके अलावा इस साइड है एक कॉमन एरिया जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये जगह मुझे हॉस्टल्स में सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो स्पेशियस होती है, ऊपर से आप आराम से रिलैक्स बैठ के अपना कोई काम कर सकते हैं, या लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और ये भाई देखो एडिटिंग ही कर रही है, ये भी कोई भाई हमारी तरह पंछी हैं। रूम की तरफ आकर यहाँ पर बने हुए हैं स्टोरेज, और ये भी बढ़िया। बहुत से जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें ऐसे स्टोरेज वगैरह भी नहीं होती, और बड़े लगेज हैं तो वो भी आ जाएंगे। जैसे मेरा लगेज होता है हमेशा मेरे पास, तो वो भी आ गया। एक इन्होंने मुझे ऐसे स्टोरेज भी दे दिया था, तो उसमें मेरा और भी सामान आ गया। बढ़िया यार ये अभी तक तो। अब चलते हैं अंदर, रूम देखते हैं। शांति बहुत है, कितना सिस्टमेटिकल काम कर रखा है। ये है टॉयलेट, नहाने का किसी और फ्लोर पे टॉयलेट्स हैं, और ये बेसिन्स लगी हुई हैं। अब सोने का कहाँ है भाई? ओके शादी स्लीप पोर्ट्स। फर्स्ट बटन प्रेस करो, सेकंड कार्ड अब लगा दो, बन गया। ओह फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ये। बोलना ज़्यादा लाउड नहीं होता है, शांत रहना पड़ता है। लेकिन अभी तो सब कुछ खाली पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं। ओह उधर से एंडलेस दिख रहा है शीशे में। ओह वाह, है तो खूबसूरत जगह भाई। ऊपर जाने के लिए कितनी अच्छी स्टेयर्स लगाई हैं इन्होंने। ये है अपना 338, और ये है भैया पहला नज़ारा कैप्सूल होटल का, जहाँ पर आए हैं इस बार हम रुकने। यार दम तो नहीं घुटेगा इसमें, पता नहीं। कह रहे थे कर्टन भी है, कर्टन तो नहीं दिखा। अच्छा है वही, किसी ने लगा रखा है, तो ऐसे खिंच के होगा, वो नकली कर्टन नहीं होगा भाई। बढ़िया ही है जगह, पर है कोई इंतजाम ये का, तो ये बंद हो जाएगा। स्लीपिंग पॉड कहते हैं इनको, और वैसे लोकल भाषा में हम लोग इसको कैप्सूल रूम भी कह देते हैं, कैप्सूल होटल भी कह देते हैं, कैप्सूल हॉस्टल भी कह देते हैं। तो ये सारे देखो नीचे इन्होंने नंबर दे रखे हैं। सिस्टमेटिकल काम है भाई, जापान है। और देखो जो मैं आपको अमेज करने वाली बातें बता रहा था ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम सेंसर वाला टॉयलेट देखा था ना, तो मैं जापान में एक जगह और भी गया था। वो था एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैं किया ना, तो ये लिड अपने आप उठ गई, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर अपने आप फ्लैश हो गया ये। तो उस टाइम बहुत नई थी ये चीज़ें, अब तो सब लोगों ने देख लिया यूट्यूब पे इधर उधर रील्स वगैरह में, लेकिन उस टाइम बहुत नया था। अपने आप लिड उठ जाना, अपने आप बैठ जाना, बहुत कुछ था। और देखो यहाँ से सारे फंक्शन है, ये फ्लश का फंक्शन है, और ये मीठे वगैरह का फंक्शन है। वाकई अमेजिंग तो है जापान। और अब चलता हूँ मैं, कुछ खा पी के आता हूँ, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।
मार्वल्स की मूवी की तरह ना अपनी भी कोई ना कोई बात रह ही जाती है, तो मैं आके लेट गया हूँ अपने इस पॉड में या कैप्सूल में। और ये होटल है भाई, अभी मैंने बोल दिया था उनको, मैंने कहा यार तुम्हारे हॉस्टल में ही है। कैसे जी, ये हॉस्टल नहीं है, ये तो होटल है। चलो अभी मान लेते हैं ये होटल है। और ये देख लो जापान, मैं कह रहा था ना हर बार अमेज करता है। मैं इसमें ना चेक कर रहा था कि यार इसमें डाला हूँ मैं अपना ये अडाप्टर, और ये ऐसे सीधा डलता ही नहीं है, इसे ट्विस्ट करना पड़ता है। ये लो जी, सीधा कोई काम नहीं करते जापानी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ट्विस्ट दे ही देते हैं हर चीज़ में। तो खैर भाई, गुड नाइट है, सोते हैं, बाय बाय।